ये सुन एलेक्स गुस्से में उसके हाथ को पकड़ साइड में ले जा दीवार पर धक्का दे अपने कठोरता से भरे आवाज में बोला, तुम्हारे डैड शौर्य का जान लेने का कोशिश किए थे और शौर्य ने कभी तुम्हारा हक नहीं छीना है, ये बस तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है। शौर्य के लिए तुमने इतना प्लानिंग प्लॉटिंग किया पर फिर भी शौर्य तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया है। वैसे मैं तुम्हें समझा क्यों रहा हूँ, तुम तो इतनी घटिया हो कि शौर्य से बदला लेने के लिए मुझसे बस प्यार का नाटक करती रही। इतना कह उसे छोड़ एलेक्स जाने लगा, तभी मुस्कान उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए बोली, एलेक्स शुरुआत में मैं तुम्हारे करीब बस शौर्य से बदला लेने के लिए आना चाहती थी, पर मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया था। मैंने कभी तुमसे झूठा प्यार नहीं किया है। एलेक्स उसे कठोरता से देख बोला, मुझे तुम्हारे बातों पर यकीन नहीं है, और वैसे भी कोई मेरे जिंदगी में आ चुकी है, अब मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ। इतना कह एलेक्स चला गया। वहीं मुस्कान को अपने करनी का बहुत पछतावा हो रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, स्कूल का छुट्टी हो चुका था। पंछी अपने स्कूल बस में चली गई, तभी उसे कृतिका उदास बैठी दिखी तो पंछी खिड़की सीट के पास जा बैठ पूछी, क्या हुआ कृतिका। कृतिका उदासी से जवाब दी, यार हम अनुज बात ही नहीं कर पाते हैं, यहाँ सुबह होता है तो वहाँ रात। जब मैं स्कूल में होती हूँ तो वो फ्री रहता और जब मैं स्कूल में नहीं रहती तो वो अपने कॉलेज में बिजी रहता है। पंछी उसके हाथ में अपना हाथ रख बोली, बस 3-4 साल का ही तो बात है, तब तक तू थोड़ा मैनेज कर ले। कृतिका पंछी के कंधे पर अपना सिर रख अपने उदासी से भरे आवाज में बोली, हाँ पंछी, मैं हर रोज यही कह कह कर अपने आप को दिलासा देती रहती हूँ, साथ ही पढ़ाई में भी बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि अनुज के पास जा सकूं। ये सुन पंछी के होंठों पर मुस्कान छा गया, पर वो झूठा उदासी दिखाते हुए बोली, तू मुझे छोड़कर जाने का सोच रही है। इतना कह उसने फिर अपने चेहरे पर झूठा उदासी ले आई। कृतिका अपने सिर को पंछी के कंधे से उठा पंछी के तरफ देख बोली, नहीं यार, तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुझे तो अपने साथ लेकर जाऊंगी। हम दोनों हमेशा साथ रहे हैं, कितना मजा आएगा जब एक ही कॉलेज में हम दोनों होंगे तो। ये सुन पंछी बोल पड़ी, मैं बस मजाक कर रही थी। ये सुन कृतिका बोल पड़ी, पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ पंछी। ये सुन पंछी बोल पड़ी, नहीं कृतिका, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मम्मा के बगैर नहीं रह सकती हूँ। पंछी कृतिका दोनों के बीच ये सब बातें होते हुए धीरे धीरे रास्ता पार होने लगा। पंछी का बस स्टॉप आ गया तो पंछी कृतिका को बाय बोल बस से उतर गई। आज भी शौर्य पंछी का इंतजार कर रहा था। पंछी जा कार के अंदर बैठ गई। पंछी के बैठते ही शौर्य सवाल कर बैठा, फीस के लिए पैसे चाहिए था तो बताया क्यों नहीं। शौर्य की बातों को सुन पंछी अनसुना कर दी तो शौर्य उसे अपने गुस्से से भरे नजर से देख कार स्टार्ट कर बोला, पढ़ाई और बास्केटबॉल टूर्नामेंट दोनों का तैयारी एक साथ तुम कैसे करोगी। शौर्य का ये सवाल सुन पंछी सोचने लगी। उसने कह तो दिया था पर उसे भी नहीं पता कि वो दोनों चीज कैसे हैंडल करेगी। तभी शौर्य उसे सोचता हुआ देखा तो फिर से बोल पड़ा, स्कूल से आने के बाद तुम खाना खाकर 2 घंटे पढ़ाई कर लेना, फिर कुछ वक्त रेस्ट कर 1-2 घंटे तक प्रैक्टिस कर, उसके बाद रात का खाना खा अपने पढ़ाई को पूरा करने के बाद फिर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। अगर टाइम से दोनों चीजों का प्रिपरेशन करोगी तो दोनों चीज अच्छे से मैनेज हो जाएगा। शौर्य उसे टाइम मैनेजमेंट बता रहा था अपने प्रैक्टिस और पढ़ाई के लिए। तब तक पंछी का घर भी आ गया। दोनों घर के अंदर आ गए। उसके बाद फ्रेश हो शौर्य कुछ खाने के लिए बनाने लगा। वही पंछी उसके बगल में बैठी अपने किताब को खोली किचन में ही पढ़ाई कर रही थी। तभी शौर्य पूछ पड़ा, अपनी मम्मा से मिलना चाहती हो। ये सुन पंछी झट से अपने चेहरे को हाँ में हिला दी। तभी शौर्य बोल पड़ा, पर तुम्हें थोड़ा नाटक करना होगा। ये सुन पंछी शौर्य को हैरानी से देखते हुए पूछ पड़ी, कैसा नाटक। शौर्य फिर पंछी को कुसुम के कंडीशन के बारे में ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बताते हुए बोला, लिटिल थिंग, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे बैड अंकल को तुम्हारे पापा समझती है। अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो तुम्हें बैड अंकल को अपना पापा मानना होगा। ये सुन पंछी के चेहरे पर निराशा छा गया। उसने उदासी से कहा, मम्मा के कंडीशन के बारे में तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। पंछी के सवाल पर शौर्य प्यार से बोला, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम आ रहा था लिटिल थिंग, और जब तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाती और उन्हें पता चलता उनके कंडीशन की वजह से तुम एग्जाम में फेल हो गई तो क्या उन्हें अच्छा लगता। शौर्य के बात में पॉइंट तो था, पर पंछी खुश थी ये सोचकर कि अब वो अपनी मम्मा से मिलने जाएगी। आज का दिन भी पार होने लगा। रात का वक्त हो चुका था। शौर्य पंछी ने रात का डिनर भी कर लिया था।
डिनर करने के बाद शौर्य पंछी का हाथ पकड़ उसे घर से बाहर ले जा कार में बैठने को बोला। इतनी रात को शौर्य उसे कहाँ ले जाने वाला ये सोच उसके चेहरे की हवाई उड़ी हुई थी। डर के कारण वो बैठ तक नहीं रही थी तो शौर्य उसे जबरदस्ती कार के अंदर बैठा खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ कार रफ्तार से भगाते हुए करीबन 15 मिनट बाद कार रोक, कार से बाहर निकल, पंछी को भी बाहर आने का बोल उसे अंदर ले जाने लगा। अंदर बड़ा सा प्लेग्राउंड के साथ ही छोटा सा फार्म हाउस बना हुआ था। प्लेग्राउंड में सभी तरीका का गेम सेशंस भी बना हुआ था। पंछी अंदर का नजारा देख हैरान थी। शौर्य पंछी को बास्केटबॉल सेशन के तरफ ले जा पंछी को बास्केटबॉल सिखाने लगा। पंछी को नहीं पता था शौर्य इतना अच्छा खेलता होगा। शौर्य का टेक्निक उसके गेम टीचर से भी बहुत ज्यादा ही बेहतरीन था। सारे टेक्निक को अच्छे से बताने के बाद शौर्य बोला, मुझे हरा सकती हो लिटिल थिंग। अचानक से शौर्य के इस बात को सुन पंछी थोड़ा शांत रही क्योंकि शौर्य जिस लेवल का खेल रहा था पंछी उस लेवल को बीट नहीं कर सकती थी, पर शौर्य से हार मानना पंछी के लिए गवारा नहीं था। पंछी ने ताब में हाँ कह दिया। उसके बाद दोनों के बीच बास्केटबॉल का घमासान युद्ध शुरू हो गया। शौर्य ने बॉल उछाला तो पंछी बॉल ले जमीन पर अपने हाथ से बॉल जंप कराते हुए ले जाने लगी, पर शौर्य को 2 सेकंड भी नहीं लगा पंछी के हाथ से बॉल लेने में। शौर्य ने बॉल ले लिया तो पंछी भी बॉल लेने के लिए उसके पीछे जाने लगी, पर नाकामयाब रही। शौर्य तुरंत ही बॉल बास्केट के अंदर कर दिया। यही सिलसिला 3 से 4 बार चला। बार बार हारने की वजह से पंछी इरिटेट हो चुकी थी। वो इस बार सोच ली थी कि शौर्य को हरा कर ही रहेगी। जैसे ही शौर्य ने बॉल बास्केट करने के लिए उछाला वैसे ही पंछी भी बास्केट ना करने देने के लिए उछल पड़ी। इस चक्कर में बॉल तो बास्केट के अंदर जा गोल गोल घुमाते हुए नीचे गिरता। इससे पहले ही पंछी का पैर लड़खड़ा गया और वो गिरने ही वाली थी। इससे पहले ही शौर्य उसे पकड़ लिया, पर ये इतना जल्दी में हुआ कि शौर्य पंछी को बचाने के चक्कर में उसके साथ ही नीचे जा गिरा, पर पंछी के सिर और कमर पर अपने हाथ को रख लिया था ताकि पंछी को चोट ना लगे। जहां दोनों बास्केटबॉल का प्रैक्टिस कर रहे थे वो शौर्य का प्राइवेट एरिया था जिसे शौर्य अपने टाइम पास के लिए बनवाया था। शौर्य, मिहिर, विवेक, एलेक्स अपना खाली वक्त एक साथ कभी कभी ऐसे गेम खेलकर या फार्म हाउस में पार्टी करते हुए बीता लिया करते थे। अभी वहां सिर्फ शौर्य और पंछी एक दूसरे के बाहों में जमीन पर गिरे हुए थे। शौर्य को अपने हाथ में चोट आया था, पर पंछी को अपने करीब महसूस करते ही उसे अपने चोट का बिल्कुल भी परवाह नहीं रहा, बल्कि वो तो अभी पंछी की आंखों में पूरी तरह से खो चुका था। शौर्य पंछी के आंखों में देखते हुए ही उसके होंठों के करीब जा अपने होंठ उसके होंठ में मिला प्यार से चूमने लगा। पंछी भी उस वक्त ये भूल चुकी थी, जो उसे चूम रहा है उससे वो नफरत करती है। पंछी भी उसके चूमने में उसका साथ देने लगी। तभी पंछी को एहसास हुआ वो गलत आदमी के लिए अपने जज्बात को बढ़ा रही है। पंछी उसे खुद से दूर धकेल दी तो शौर्य उसे उदासी से भरे नजर से देखा, फिर उठकर बैठ अपने आगे आए बाल को पीछे धकेल खड़ा हो अपने कार की तरफ बढ़ते हुए बोला, रात बहुत हो गया है, चलो। इतना कह वो अपने कार के पास जाने लगा। वही पंछी भी खड़ी हो कार के पास जाने लगी। शौर्य कार के अंदर बैठ चुका था, तभी पंछी भी उसके बगल वाले सीट में जा बैठ गई। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में अभी शाम का 5:30 हो रहा था। तीनों आधा स्विट्जरलैंड घूम वापस होटल आ गए। ईशानी तो अपने कमरे में जा लेट अपने फोन को निकाल एलेक्स का सोशल मीडिया प्रोफाइल खोल देखने लगी। वही दूसरे रूम में मिहिर रूम के अंदर बने बालकनी के पास जा अपने आदत से मजबूर सिगरेट को निकाल जलाने ही वाला था कि तभी विवेक उसके सिगरेट को ले बाहर फेंक बोला, तुमने मुझसे कहा था तुम दोबारा नहीं पियोगे। ये सुन मिहिर उसके हाथ को पकड़ उसे अपने बाहों में भर उसके साथ बाहर का नजारा देखते हुए बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, बस कोशिश करूंगा ये कहा था, और मैं कोशिश कर भी रहन हूँ। रोज में डब्बे खत्म करता था, पर देखो जब से यहाँ आया हूँ पहली बार पीने को था, पर तुमने वो भी फेंक दिया। इतना कह अपने बाहों में उसे और मजबूती से पकड़ अपने सेडिक्टिव आवाज में उसके कानों में जा उसके कान को बाइट करते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, सिगरेट तो तुमने फेंक दिया, अब मैं क्या पीऊं। मिहिर का बोलने का तरीका बदलता देख विवेक समझ गया आखिर मिहिर चाहता क्या है। मिहिर का बात सुन और उसके गर्म सांस को अपने कान को छूता महसूस करते ही उसका कान चेहरा सब लाल हो गया। विवेक की सांसें फूलने लगी थी। वो गहरी सांसें लेते हुए बोलने का कोशिश किया, तुम। इतना कह वो उसे खुद से दूर कर बोला, जाओ जाकर अपना सिगरेट ही पियो। इतना कह वो जाने को था तभी मिहिर उसका हाथ पकड़ उसे रेलिंग पर धकेल उसके गर्दन को चूमने लगा।
मिहिर के अचानक से ऐसे चूमने से विवेक हैरान था, साथ ही उसे अच्छा भी लग रहा था और तो और उसके शरीर में गर्माहट भी पैदा होने लगा था। मिहिर उसे चूमते हुए उसके कान के पास जा अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए बोला, मैं तो अब तुम्हें ही पीना चाहता हूँ। इतना कह वो उसके होंठ को पकड़ अपने साथ कमरे के अंदर ला बेड पर धकेल अपने शर्ट को खोलने लगा तो विवेक मिहिर की तरफ देखा। इस वक्त विवेक का चेहरा पूरे तरीके से लाल हो चुका था, जिस कारण वो अभी बहुत क्यूट नजर आ रहा था। उसके क्यूट चेहरे को देख मिहिर अपना शर्ट का बटन खोलने लगा। मिहिर को अपना शर्ट का बटन खोता देख विवेक का चेहरा टमाटर की तरह और लाल हो गया। जब भी उसका चेहरा लाल होता तो वो बहुत क्यूट तरीके से बोलता था। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए क्यूटली बोला, मिहिर हम कुछ वक्त के बाद क्लब जाने वाले थे। मिहिर अपने शर्ट को खोल साइड में फेंक उसके ऊपर आ उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए बोला, जाएंगे बेबी? अभी जाने में बहुत टाइम है, इससे पहले ही मैं तुम्हें अच्छे से पी लूंगा। इतना कह उसके शर्ट को खोल उसके शरीर को चूमने लगा, तभी दरवाजा नॉक हुआ। दरवाजा नॉक होने का आवाज सुन मिहिर के चेहरे पर इरिटेशन के भाव छा गए। वो चिल्ला कर जो भी दरवाजे पर था उसे जाने को कहने वाला था, पर तभी ईशानी का मीठा आवाज कमरे के अंदर आया, भैया। ईशानी का आवाज सुनने के बाद मिहिर को विवेक से दूर होना ही पड़ा। उसे अभी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बिना शर्ट के ही बालकनी के पास जा खड़ा हो आखिर में सिगरेट से ही काम चलाने लगा। वही विवेक जल्दी से अपने शर्ट का बटन लगा कमरे का दरवाजा जा खोल दिया तो ईशानी अपने हाथ में कुछ कपड़े ले कमरे के अंदर आ गई। कपड़े को अपने भाई के तरफ दिखाते हुए पूछी, भैया क्लब जाने के लिए कौन सा कपड़ा सही होगा? अपनी बहन के सवाल पर विवेक उसके ड्रेस को देख बोला, सब ठीक है ईशानी। वही बालकनी में खड़ा मिहिर ईशानी का बात सुन अपने मन में ही बोला, अच्छा है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं तो ऐसे ही वेद सवालों का जवाब देना पड़ता मुझे। वही ईशानी अपने सभी कपड़ों को देखते हुए बोली, भैया एक सेलेक्ट कर दो ना, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आज तक ईशानी का हर काम विवेक ही करते आया था, तो उसे इन सब का आदत पड़ चुका था। वो ईशानी के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगा। तभी मिहिर अपना सिगरेट को बुझा दोनों भाई बहन के पास आ ईशानी के पास बैठ बोला, मेरी बहन इतनी सुंदर है कि वो जो भी पहन ले परी ही दिखेगी। ये सुन ईशानी के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वही विवेक अपने मन में ही बोला, ऐसे ही सभी लड़कियों का तारीफ कर उसे इम्प्रेस करता होगा। विवेक ने भी उसके लिए एक ड्रेस चुन लिया। ड्रेस देख वो ड्रेस को ले अपने कमरे में जाने लगी। वही ईशानी के जाते ही मिहिर विवेक के हाथ को पकड़ अपने करीब खींच बोला, बेबी फिर से कंटिन्यू करे। ये सुन विवेक उसे खुद से दूर कर बोला, तुम इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें सभी लड़कियों से करते, इसी कारण सब। इतना कह विवेक चुप हो गया। विवेक के गुस्से में हुए क्यूट से चेहरे को देख मिहिर मुस्कुराते हुए बोला, यार तुम्हें अपनी बहन से ही जलन हो रहा है। ये सुन विवेक झट से बोल पड़ा, नहीं तुम्हारे लड़कियों से बात करने के तरीके से। ये सुन मिहिर मुस्कुराते हुए बोला, बेबी मैं किसी लड़की का तारीफ आज तक नहीं किया हूँ, वो सब लड़कियां खुद ब खुद ही मेरे डेसिंग अपीयरेंस से मेरे करीब आने लगती है। ये सुन विवेक को और गुस्सा आ गया। वो उठ क्लब जाने के लिए रेडी होने लगा। तभी मिहिर भी तैयार होने लगा। मिहिर तैयार हो अपने बॉडी में परफ्यूम लगा बाल सेट कर बैठ अपने फोन को छुआ ही था कि तभी विवेक उसके पास आ उसके बाल को बिखेर बोला, ऐसे ठीक दिख रहे हो तुम। विवेक की क्यूट हरकत को देख मिहिर के चेहरे पर मुस्कान छा गया। उसे समझ आ रहा था विवेक ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। कुछ वक्त के बाद तीनों क्लब जाने के लिए निकल गए। क्लब में तीनों साथ बैठे थे। ईशानी पहली बार क्लब आई थी। अगर उसका भाई होता सिर्फ तो कभी अपनी बहन को क्लब लेकर नहीं आता, पर मिहिर था इसलिए ईशानी क्लब आ सकी। वो यहाँ आ बहुत खुश थी। ईशानी बड़े प्यार से पूछी, क्या मैं भी ड्रिंक ट्राई कर सकती हूँ? ये सुन विवेक उसे अपने गुस्से से भरे नजर से देखते हुए उसे मनाही करने जा रहा था, तभी मिहिर एक ड्रिंक मंगवा दिया ईशानी के लिए। ये देख विवेक मिहिर से बोल पड़ा, ये क्या कर रहे हो मिहिर? मिहिर विवेक की तरफ देख मुस्कुरा कर बोला, ये बस ड्रिंक ट्राई करना चाहती है विवेक, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तुम भी तो ड्रिंक करते हो। ये सुन विवेक कुछ नहीं बोला। वही ईशानी बहुत खुश थी। उसके लिए ड्रिंक आया तो वो जैसे ही अपने मुंह में डाल थोड़ा सा पी उसका मुंह बन गया। वो थोड़ा सा ही पी बोली, मुझसे नहीं होगा। विवेक को ये बात पता था और मिहिर को भी। मोहित तो बस उसकी इच्छा को पूरा कर रहा था। तभी ईशानी सभी को डांस करते हुए देखी तो पूछ पड़ी, क्या मैं भी डांस कर सकती हूँ? पहली बार ईशानी क्लब आई थी, इसी कारण वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी।
विवेक कुछ बोलता इससे पहले ही मिहिर खड़ा हो अपने हाथ को ईशानी के तरफ बढ़ा बोला, क्यों नहीं। इतना सुन ईशानी भी मिहिर का हाथ थाम ली तो मिहिर उसे डांस फ्लोर पर ले जा उसके साथ डांस करने लगा। वही अपनी बहन को खुश और मिहिर को इतना केयरिंग देख विवेक बहुत खुश था। विवेक ड्रिंक करने लगा। वो ज्यादा ड्रिंक नहीं किया था पर थोड़ा ड्रिंक में ही उसे चढ़ जाता था। वो ड्रिंक कर ग्लास रखने ही वाला था टेबल पर कि तभी उसके हाथ से छूट ग्लास नीचे ही गिरने जा रहा था। तभी उसके ग्लास को किसी ने पकड़ ग्लास टेबल पर रख उसके तरफ देखा। विवेक उसके तरफ देख थैंक यू बोलने ही जा रहा था कि तभी वो सामने खड़े आदमी को देख हैरान रह गया। लड़का उसे देखते हुए बोला, तुम तो विवेक हो ना। विवेक भी उसे देखते ही पहचान गया था। विवेक उसे देखते हुए उसका नाम लिया, प्रिंस। प्रिंस मुस्कुराते हुए उसे देख बोला, थैंक गॉड मैं तुम्हें याद हूँ, मुझे तो लगा था तुम मुझे नहीं पहचानोगे। विवेक भला कैसे नहीं पहचानता। कॉलेज का पहला दिन जब वो शौर्य मिहिर के साथ कॉलेज गया था उसी दिन विवेक अनजाने में ही उससे टकरा गया था, जिस कारण दोनों के दोनों फ्लो पर गिर गए थे और दोनों का होंठ अनजाने में ही एक दूसरे से मिल गया था। वो दिन याद आते ही विवेक का चेहरा लाल हो गया। वही डांस कर रहा मिहिर, उसका नजर विवेक के पास खड़े आदमी पर पड़ा। उसे देखते ही मिहिर सोचने लगा आखिर वो है कौन। प्रिंस उनका सीनियर था इसलिए मिहिर उसे पहचान नहीं पा रहा था। वही प्रिंस उसके बेहद करीब जा बैठ बोला, कैसे हो तुम और इस क्लब में तुम अकेले आए हो। विवेक अपने सिर को ना में हिलाते हुए अपने धीमे आवाज में बोला, अपनी बहन और दोस्त के साथ आया हूँ। ये सुन प्रिंस उसके पैर पर अपना हाथ रखा। ये देख मिहिर ईशानी के साथ आ उसके हाथ को विवेक के पैर से हटा गुस्से में पूछा, कौन है ये। प्रिंस मुस्कुराते हुए मिहिर के तरफ देख बोला, तुम तो मिहिर हो ना। मिहिर उसे अपने हैरानी से भरे नजर से देखा। शौर्य, मिहिर, विवेक तीनों का कॉलेज में बहुत अलग और मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बन गया था, जिस कारण सभी उन तीनों को जान गए थे। तभी प्रिंस अपने हाथ को आगे बढ़ा बोला, मैं प्रिंस हूँ, कॉलेज में तुम्हारा सीनियर था। ये सुन उसे अपने कठोरता से भरे नजर से देख उसका हाथ मिलाने की जगह मिहिर विवेक का हाथ पकड़ अपने साथ क्लब से बाहर ले जाते हुए ईशानी को भी चलने बोला। वही मिहिर के ऐसे करने से विवेक पूछ पड़ा, क्या कर रहे हो मिहिर, क्यों तुम उसके साथ ऐसे बर्ताव किए। मिहिर कुछ ना बोल कैब के पास जा पीछे विवेक को बैठा खुद भी उसके साथ बैठ गया। वही ईशानी आगे जा बैठ गई। तीनों के बैठते ही ड्राइवर अपना कैब स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। इंडिया में सुबह का वक्त हो चुका था। शौर्य पंछी स्कूल जाने के लिए निकल गए। आज पंछी बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपनी मम्मा से मिलने जाने वाली थी, इसीलिए स्कूल जाने से पहले वो अपना सामान पैक कर ली थी। पंछी के चेहरे पर खुशी देख अभी शौर्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे बस स्टॉप छोड़ गुस्से में रफ्तार से कार चलाते हुए बोला, मम्मा से मिलने का खुशी है या मुझसे दूर जाने का लिटिल थिंग। खुद में ही ये कह वो कार और रफ्तार से चलाने लगा। स्कूल आ गया। बच्चे प्रेयर के लिए लग चुके थे। कुछ ही वक्त में प्रेयर खत्म हो गया। सभी अपने अपने क्लास में चले गए। धीरे धीरे सारे क्लासेस पार हो गए। स्कूल का छुट्टी हो चुका था। सभी बच्चे बस में चले गए। कुछ ही वक्त में पंछी का स्टॉपेज आ गया। उसके बाद शौर्य उसे पहले घर ले गया। घर जाने के बाद पंछी अपना ड्रेस बदल अपना बैग और अपनी छुटकू को ले ली। उसके बाद शौर्य उसे पहले रेस्टोरेंट ले गया, फिर उसे देशमुख मेंशन छोड़ दिया। शौर्य बाहर से ही जा रहा था। पंछी को खुद से दूर जाता देख शौर्य का चेहरा उदासी से भर गया। वही पंछी को बाहर वैभव लेने आया था। वो उसे मेंशन के अंदर ले गया, पर जैसा शौर्य ने कहा था पंछी बस वैसा नाटक करने लगी अपनी माँ के सामने। वही वैभव ने पंछी का सामान कमरे में रखवा दिया और पंछी अपनी माँ के साथ बैठ ढेर सारी बातें करने लगी। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। रात का वक्त हो चुका था। वैभव ने पंछी को उसका रूम दिखा दिया। कमरा बहुत बड़ा था, साथ ही वैभव ने कमरे को बिल्कुल प्रिंसेस की तरह अपने हाथों से ही पंछी के लिए सजा दिया था। पंछी रूम देख खुश थी, पर उसके लिए उसका पुराना रूम ही प्यारा था जिसमें वो अपनी मम्मा के साथ सोती थी। रात का डिनर पंछी कर चुकी थी। वो बस अपने कपड़े बदल बेड पर लेट गई, पर उसे नींद नहीं आ रहा था। आज से पहले वो कभी भी अकेले नहीं सोई थी। वही शौर्य को भी अब पंछी का लत सा लग चुका था। उसका नींद भी गायब हो चुका था। तभी वो वैभव को कॉल लगाया। वैभव उस वक्त कंपनी का कुछ काम कर रहा था। उसका फोन बजा तो वो उठाकर देखा। शौर्य का नाम देख उसने कॉल उठा लिया। वो कुछ कहता इससे पहले ही शौर्य बच्चों की तरह बोल पड़ा, मुझे मेरी पंछी वापस चाहिए।
आए हुए पंछी को सिर्फ कुछ घंटे ही हुए थे और शौर्य को इतनी जल्दी पंछी वापस चाहिए। ये सुन वैभव बोल पड़ा, शौर्य वो अभी ही तो आई है, इतनी जल्दी कैसे मैं तुम्हें दे दूं। शौर्य भी जिद्दी बच्चे की तरह बोल पड़ा, उसके बिना अब मुझे नींद नहीं आता, मुझे नहीं पता, मुझे वो चाहिए। मेले में जैसे खिलौना देख बच्चे जिद करते, शौर्य अभी उसी तरफ जिद कर रहा था। शौर्य के जिद को सुन वैभव परेशान हो गया। फिर भी वो शालीनता से बोला जैसे बच्चों को चॉकलेट दे समझाया जाता है, शौर्य इतनी रात को मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर वादा रहा कल पंछी तुम्हारे साथ ही होगी। ये सुन शौर्य अपने दिल को दिलासा दे फोन तो कट कर दिया, पर पंछी के बिना अब भी बेचैन था। वही दूसरी तरफ पंछी बड़े से कमरे में बड़े गद्देदार बिस्तर पर सोने के बावजूद उसे नींद नहीं आ रहा था। इस वक्त उसे अपनी माँ और शौर्य का बहुत याद आ रहा था। आखिर में वो परेशान हो बिस्तर से उठ कमरे से बाहर गई। बाहर जाने के बाद वो मेंशन में चले जा रही थी। तभी वो सीढ़ी से नीचे उतर हॉल में घूमते हुए इधर उधर जा ही रही थी। तभी एक कमरे का लाइट जलता हुआ उसे नजर आया तो वो उस कमरे की तरफ गई। तभी उसे गुस्से में चिल्लाते हुए वैभव का आवाज सुनाई दिया, मैंने तुम्हें वो फाइल लाने को कहा था ना, कहाँ हो अब तक। फिर आवाज आना बंद हो गया। तभी पंछी को अपने कानों में आवाज सुनाई दिया, बैड गर्ल, हमेशा दूसरों का बात सुनती रहती हो। ये आवाज सुन पंछी मुड़ देखी, सामने शौर्य खड़ा था। शौर्य को देख वो कुछ कहती इससे पहले ही शौर्य उसके मुंह पर हाथ रख अपने धीमे आवाज में बोला, शांति से मेरे साथ चलो। इतना कह उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। तभी कुछ आवाजें सुन वैभव कमरे के दरवाजे के पास जा दरवाजा को खोल बाहर देखा तो उसे शौर्य पंछी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए नजर आया। ये नजारा देख अफसोस से अपने सिर को हिलाते हुए वैभव अपने धीरे आवाज में खुद में ही बोला, इतना पागल तो मैं भी नहीं हूँ जितना ये है, चलो कोई तो मुझसे ज्यादा है। इतना कह वो फिर अंदर जा अपना काम करने लगा। वही शौर्य पंछी का हौंठ पकड़े पूछा, कौन सा रूम तुम्हारा है। पंछी शांति से उसे बता उसके साथ चलने लगी। कुछ ही वक्त में रूम आ गया तो शौर्य पंछी दोनों दरवाजा खोल रूम के अंदर आ। शौर्य दरवाजा बंद कर उसे गोद में उठा, बेड के पास ले जा सुला, उसके बगल में जा लेट उसे पकड़कर अपनी आंखों को बंद कर लिया। शौर्य की इस हरकत पर पंछी को गुस्सा नहीं बल्कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए अपने मन में ही बोली, अगर तुम मेरे पापा के मौत में शामिल नहीं होते तो तुम मेरे लिए बेस्ट होते शौर्य। इतना कह उसके चेहरे से मुस्कुराहट चला गया। यही एक वजह से जिस कारण दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, क्या ये एक वजह दोनों को हमेशा एक दूसरे के करीब आने नहीं देगा। ख्यालों में खोए खोए पंछी को नींद आ गया। वही शौर्य पंछी के करीब आते ही सो गया था। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। खिड़की रात भर खुला ही था जिस कारण धूप की कड़कती रोशनी शौर्य पंछी के चेहरे पर जा पड़ा। दोनों कसमसाने को थे। तभी दोनों को एक दूसरे के बाहों में होने का एहसास हुआ तो दोनों अपनी आंखें खोल एक दूसरे को देखे। ये सुबह दोनों के लिए बहुत प्यारा था। पंछी फिर झट से शौर्य को खुद से दूर कर बोली, जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। पंछी ऐसे कर रही थी जैसे उसके बॉयफ्रेंड को उसके पेरेंट्स ने देख लिए तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। शौर्य के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो बेड पर आराम से राजा की तरह बैठ बोला, पहले किस करो, फिर मैं चला जाऊंगा। ये सुन पंछी उसे घुराती बिल्ली की तरह देखी तो शौर्य के चेहरे पर मुस्कान छा गई। शौर्य अपने होंठ को आगे बढ़ा, पंछी के होंठ को पकड़ उसे अपने करीब खींच बोला, किस मी बेबी, तभी जाऊंगा। पंछी इरिटेट हो उसके होंठों के करीब जा अपने आंखों को बंद कर शौर्य के होंठों में अपने होंठ रख दी। पंछी का होंठ जितना ठंडा था शौर्य का उतना ही गर्म। उसके ठंडे होंठों को शौर्य अपने मुंह के अंदर ले पंछी के होंठों को चूसते हुए गर्म करने लगा। शौर्य के गर्माहट में घुलते ही वो भी गर्म होने लगी। शौर्य चूमते हुए उसे बेड पर लेटा, उसे प्यार से पेशनेटली चूमते हुए, उसके गाल को चूम उसके शरीर को छूते हुए ही उसके कानों के पास जा बोला, बस 2 साल है तुम्हारे पास, उसके बाद मैं अपने बढ़ते जज्बातों को नहीं रोकूंगा। इतना कह उससे दूर हो बेड से उतर जाने लगा। वही पंछी उसे बस देखती रह गई। पर जब उसने शौर्य को दरवाजे से बाहर निकलते हुए देख तो झट से उठकर बैठ बोली, शौर्य कोई देख लेगा। शौर्य मुस्कुराते हुए उसके तरफ देख अपने एक आंख को मार बोला, प्यार किया तो डरना क्यों। इतना कह वो दरवाजा खोल बाहर जाने लगा। वही पंछी का मुंह खुला का खुला ही रह गया शौर्य के बातों को सुन। पंछी भी फिर झट से बेड से उठ दरवाजे के पास जा बाहर झांकी। तब तक शौर्य गायब हो चुका था।
तो वो खुद में ही बोल पड़ी, क्या उसके पास कोई पावर है? इतनी जल्दी कौन गायब हो जाता है? जब शौर्य बाहर गया तो उसे वैभव दिख गया। दोनों एक दूसरे को देखे, फिर वैभव शौर्य को अपने साथ अपने स्टडी रूम में ले गया। दोनों का एक ही हाल था, अपनी पार्टनर के साथ होकर भी अभी साथ नहीं थे। दोनों खुश तो बहुत थे, पर एक कमी थी जिसके कारण दोनों को अपने दिल में दर्द महसूस होता था। शौर्य को इस बात की कमी थी कि उसको लिटिल थिंग उससे प्यार नहीं करती, वही वैभव इस बात से दुखी था को आदेश जाने के बाद भी वो राकेश को नहीं भूल पाई है। शौर्य मेंशन से जा चुका था, वही पंछी को स्कूल खुद वैभव अपने कार से छोड़ने गया था। कुछ ही वक्त में पंछी का स्कूल आ गया। कार जैसे ही रुका, पंछी कार से उतरने वाली थी, तभी वैभव उसका नाम ले पड़ा। पंछी। अपना नाम सुनते ही पंछी का दरवाजा खोलता हाथ रुक गया। वो वैभव की तरफ देख पूछी, क्या हुआ बैड अंकल? स्कूल छुट्टी होने के बाद मेरा वेट करना, मैं तुम्हें स्कूल लेने आऊंगा। वैभव का बात सुन पंछी बोल पड़ी, नहीं बैड अंकल, आप मुझे बस एड्रेस बता दीजिए, मैं खुद आ जाऊंगी। ये सुन वैभव उसे फिर बोला, मैं लेने आ जाऊंगा, पर पंछी ने फिर साफ मना कर दिया। आखिर मैं थी तो कुसुम की ही बेटी, जिद्दी तो होगी ही। जब पंछी ने नहीं माना तो आखिर में वैभव उसे एड्रेस दे स्कूल से चला गया। वही पंछी स्कूल के अंदर चली गई। स्कूल के अंदर जा प्रेयर कर सभी बच्चे अपने अपने क्लास चले गए। धीरे धीरे क्लासेस पार होने लगा। लंच का टाइम हो गया। पंछी कृतिका के क्लास जा रही थी, तभी वो शौर्य से जा टकराई। वो जैसे ही पीछे हट सॉरी बोलने को थी, शौर्य को देख उसके मुंह से सॉरी शब्द नहीं निकला। तभी शौर्य बोल पड़ा, देख कर चला करो लिटिल थिंग। इतना कह वो जल्दी में निकल गया। उसे देख साफ पता चल रहा था जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। पंछी कृतिका के क्लास जाने की जगह शौर्य के बारे में सोचने लगी। आखिर वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा होगा? वहीं दूसरी तरफ शौर्य स्कूल से बाहर निकल अपने कार में बैठ निकल गया। धीरे धीरे कर वक्त बीतने लगा। लास्ट क्लास आ चुका था और आज शौर्य के जगह कोई और टीचर क्लास लेने आ चुका था। ये देख पंछी फिर से अपने ख्यालों में खो गई। ये क्लास भी किसी तरह पार हो गया। स्कूल का छुट्टी हो चुका था। पंछी अपने बस में जा बैठ गई। कुछ ही वक्त के बाद पंछी का बस स्टॉप आ गया। तभी पंछी को याद आया कि उसे तो बैड अंकल के घर जाना था। वो एड्रेस लिखा पेपर ढूंढने लगी। वही दूसरी तरफ शौर्य आखिर में वो अपने कार को बड़े से बिल्डिंग के कुछ दूरी पर जा झाड़ियों के पीछे ही रोक बिल्डिंग के तरफ देखने लगा। तभी एक लग्जरी कार बिल्डिंग के अंदर गया। उसे देख शौर्य स्टीयरिंग पर अपने हाथ को कसके मारते हुए बोला, मुस्कान, अगर इस बार तुम मेरे प्लान के बीच आई तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। दूसरी तरफ पंछी को एड्रेस लिखा पेपर मिल ही नहीं रहा था। उसे पेपर नहीं मिला तो आखिर में वो अपने घर चली गई, पर उसके पास उसके घर का चाबी तक नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब करे तो करे क्या। वही वैभव टाइम देखा। अब तक पंछी का वापस आने का टाइम हो चुका था, पर उसे अब तक न आता देख वैभव के माथे पर चिंता का सलवट छा गया। वही कुसुम, उसे पंछी के छुट्टी होने का टाइम नहीं पता था, तो वो बस अभी उसके आने का ही इंतजार कर रही थी। वही वैभव पंछी को लेने जाने का बोल अपने मेंशन से निकल गया। अपने मेंशन से बाहर जा कार खुद ही ड्राइव करते हुए शौर्य को भी फोन लगाने लगा, पर शौर्य का फोन तो साइलेंट में था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात का 8 बज गया। वैभव पंछी को हर जगह ढूंढा, पर उसे पंछी कहीं नहीं मिली। वही कुसुम को वैभव ने फोन कर झूठ बोल दिया था कि पंछी अपनी दोस्त के घर गई हुई है और उसे थोड़ा ऑफिस जा काम है। इसी कारण कुसुम बेफिक्र थी और दूसरी तरफ वैभव पागलों की तरह पंछी को ढूंढे जा रहा था। साथ ही अपने लोगों को भी इस काम में लगा कर रखा था। आधा कोलकाता वैभव ने पंछी को ढूंढ लिया। आखिर में वो उसके घर भी गया, पर दरवाजा बंद था। उसे पंछी उसके घर पर भी नहीं मिली। मिलती भी कैसे, पंछी घर के पीछे थी और वैभव बस घर लॉक देख वहां से चला गया पंछी को कहीं और ढूंढने। जब पंछी को कुछ नहीं सूझा तो पंछी घर के पीछे जहां उसकी पहले वाली छुटकू को दफनाया गया था उसके पास जा बैठ गई थी, ताकि उसका अकेलापन और अंधेरे होने के कारण जो उसके जेहन के अंदर डर पैदा हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। वही दूसरी तरफ शौर्य एक बड़े से लेब के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे कदमों के आवाज के साथ साथ लड़की के चिल्लाने का आवाज आया, कौन हो तुम लोग, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आवाज सुन शौर्य नीचे बने सामान रखने के जगह पर जा छिप गया। तभी राजनाथ के साथ मुस्कान और कुछ लोग थे, साथ ही प्यारी सी लड़की जिसे घसीटते हुए लाया जा रहा था।
मुस्कान इंजेक्शन ले उस लड़की के हाथ में लगाने लगी, तभी शौर्य का आंख गुस्से में लाल हो गया। जैसे ही मुस्कान लड़की को इंजेक्शन लगाई, लड़की बेहोश हो गई तो राजनाथ बोल पड़ा, ये लड़की तब तक मरनी नहीं चाहिए जब तक वो मेरा काम ना कर दे। ये सुन मुस्कान जी दादाजी कह दी। फिर लड़की को लेब में बने बेड पर लेटा वो सब चले गए। तभी शौर्य सभी ने जाने के बाद वहां से बाहर निकल लड़की के पास जा लड़की को देख बोला, ये तो उस साइंटिस्ट की ग्रैंड डॉटर है। शौर्य को समझ आ गया उसके दादाजी करना क्या चाहते हैं। शौर्य उस लड़की को अपने गोद में उठा, उसे अपने साथ ले जाने को था, तभी मुस्कान बोल पड़ी, मुझे पता था तुम यही हो, इसलिए मैं यहाँ से गई ही नहीं। शौर्य उसके तरफ अपने कठोरता से भरे नजर से देख बोला, तो क्या कर लोगी तुम? दादाजी को बताओगी? जाओ जाकर बताओ, पर नुकसान तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम दादाजी के लिए कुछ भी कर लो मुस्कान, तुम उनकी अपनी ग्रैंड डॉटर नहीं हो। जैसे वो तुम्हारे डैड को सजा देने में थोड़ा भी नहीं कतराए, वैसे ही तुम्हें दूध में पड़े मक्खी की तरह दूध से निकाल फेंक देंगे। शौर्य का बात गलत नहीं था। मुस्कान राजनाथ की अपनी पोती नहीं थी, बल्कि राजनाथ ने अपने फायदे के लिए एक बेटा गोद लिया था, ताकि अगर किसी भी चीज में फंसे तो उसका खुद का बेटा कभी ना फंसे, बल्कि उसका गोद लिया बेटा फंसे। पर राजनाथ का खुद का बेटा संजय गोयनका को एक दिन एक लड़की से प्यार हो गया। पर राजनाथ ने अपने बेटे के लिए पहले से ही बड़े घराना की लड़की को अपने बेटे संजय के लिए चुन लिया था। पर संजय का दिल तो स्कूल में पढ़ाने वाली प्यारी सी लड़की पर फिदा हो चुका था, तो बस अपने पिता के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया, क्योंकि वो लड़की बहुत सिंपल सुंदर साधारण घर से बिलोंग करती थी। वो क्राइम के दुनिया से बहुत दूर थी। इसी कारण इस दूरी को खत्म करने के लिए संजय क्राइम वर्ल्ड को छोड़ उसके लिए एक नॉर्मल आदमी बन रहने लगा। उसने अपना घर अपना दुनिया ही बदल लिया। जब संजय घर छोड़ चला गया तो राजनाथ अपने गोद लिए बेटे साथ शादी उसी अमीर घराने की लड़की से करवा दिया, जबकि वो लड़की संजय से प्यार करती थी। शौर्य का बात सुन मुस्कान खामोश खड़ी रही। मुस्कान को खामोश देख शौर्य फिर बोल पड़ा, मुस्कान, तुम डॉक्टर हो और डॉक्टर का फर्ज होता है जान बचाना, पर तुम अपने लालच के कारण अपने फर्ज से दूर हो रही हो। जब वो छोटी थी तब उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, पर वो बहुत गरीब थी, साथ ही उसे कैंसर जैसा बड़ा बीमारी भी हुआ था। उस वक्त मुस्कान उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ वक्त के बाद वो लड़की मर गई, तभी से मुस्कान का डॉक्टर बन दूसरों का जान बचाना सपना सा बन गया था। डॉक्टर तो वो बन गई, पर अपने लालच के कारण वो अपना डॉक्टर बनने का धर्म नहीं निभा पाई। वो अपने दबे स्वर में बोली, ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो, मैं दादाजी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर इसके बदले मुझे वो सब मिलना चाहिए जो तुम्हें मिला है। शौर्य उसके तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, वैसे भी जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल चुकी है। इतना कह शौर्य उस लड़की को ले जाने लगा, तभी मुस्कान बोल पड़ी, शौर्य, इस लड़की को मैंने वायरस दिया है, जिसके कारण इसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा। अगर इसे एंटीडोट नहीं दिया गया तो ये मर जाएगी। शौर्य को लगा था इस लड़की को बस बेहोश किया गया होगा। शौर्य अपने कठोर नजरों से उसे देख बोला, तो वेट क्यों कर रही हो, एंटीडोट इस लड़की को दो। मुस्कान अपने चेहरे को झुका निराशा से बोली, मेरे पास नहीं है, ना ही मुझे बनाने आता है। ये सुन शौर्य उसे अपने कठोर नजरों से देखा, फिर गुस्से में उससे वायरस के बारे में पूछ वहां से निकल गया। उस लेब से निकलने के बाद शौर्य अपने कार के पास जा कार के पीछे साइड का दरवाजा खोल लड़की को सीट में लेटा, आगे ड्राइविंग सीट पर जा कार स्टार्ट कर आगे बढ़ते हुए अपना फोन निकाल जैसे ही स्क्रीन ऑन किया तो उसे वैभव देशमुख का ढेर सारा कॉल दिखा। शौर्य ये देख उसे समझ आ गया जरूर उसकी पंछी से रिलेटेड कुछ बात होगा, तभी वैभव देशमुख इतने बार उसे कॉल किया है, तो शौर्य जल्दी से देशमुख को कॉल किया। वही वैभव अब भी सड़कों पर अपने कार को घुमाए जा रहा था। जैसे ही उसका फोन बजा वो झट से अपना फोन निकाल शौर्य का नाम देख कॉल उठा लिया और शौर्य को पंछी के नाम मिलने का बात बता दिया। ये सुन शौर्य का ऑरा डरावना हो चुका था। वो गुस्से में फोन रख एलेक्स को वायरस से रिलेटेड सब कुछ बता एंटीडोट बनाने का बोल रफ्तार से कार भगाते हुए सोचे जा रहा था, आखिर पंछी हो कहाँ सकती है। पंछी के नाम मिलने का सबसे पहला शक शौर्य का आदिल पर गया। वो आदिल को कार तेजी से भगाते हुए ही कॉल किया। जब आदिल का फोन बजा तो आदिल अपना फोन उठा देखा, नंबर से कॉल आता देख उसने फोन उठा लिया। तभी शौर्य गुस्से से भरे अपने कठोर कोल्ड आवाज में पूछा, कहाँ है मेरी पंछी। ये सवाल सुन आदिल हैरान था। वो बोल पड़ा, शौर्य तुम। इसका जवाब शौर्य ने कठोरता से दिया, हाँ मैं,
और अब शांति से बता दो मेरी लिटिल थिंग है कहाँ। ये सुन आदिल अपने हैरानी से भरे आवाज में बोला, मुझे नहीं पता शौर्य। ये सुन शौर्य गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, झूठ मत बोलो आदिल, अगर मेरी लिटिल थिंग नहीं मिली तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कह शौर्य कॉल कट कर अपने फोन को कार के बोनट पर फेंक सोचने लगा, पंछी कहाँ हो सकती है। धीरे धीरे वक्त निकलने लगा। 3 घंटे का रास्ता शौर्य ने 1 घंटे में ही पूरा कर कोलकाता छान मारने लगा। वहीं दूसरी तरफ पंछी जो अंधेरे से बहुत घबराते थी, उसके आंखों से आंसू का रेत गिरे जा रहा था और वो इस वक्त रोते हुए बस शौर्य का नाम ही लिए जा रही थी। कहाँ हो शौर्य तुम, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कह वो फुट फुट कर रोने लगी। तभी उसके सिर पर किसी के हाथ का स्पर्श का एहसास हुआ तो उसके होंठों पर एक नाम आ गया, शौर्य। इतना कह वो अपने चेहरे को उठा देखी, सामने शौर्य को देख वो उसके गले से जा लगी और बस फुट फुट कर रोना शुरू कर दी। उसे रोता पा शौर्य उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए वैसे ही अपने गोद में ले लिया। वही पंछी ने भी अपने पैर को शौर्य के कमर पर बांध उसके कंधे पर सिर रख हाथ को गले में मोड़ फुट फुट कर रोई जा रही थी। तभी शौर्य उसे अपने साथ कार के पास ले जा कार का दरवाजा खोल उसे फ्रंट सीट में बैठा उसके आंखों से आंसू पोंछ बोला, तुम तो बहुत बहादुर हो ना, और बहादुर लोग रोते नहीं है। ये सुन अपने आंसू रोकने के लिए वो बस सुतकने लगी। उसके बाद शौर्य ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर बोनट के पास रखे अपने फोन को उठा वैभव देशमुख को मैसेज कर दिया, पंछी मिल चुकी है और वो अभी रो रही है, इसलिए वो पंछी को अपने साथ लेकर जा रहा है। जब शौर्य का मैसेज वैभव को आया तो उसे पढ़ वैभव को सुकून मिला। वो गहरी सांस भरते हुए ठीक है का मैसेज कर अपने मेंशन के लिए निकल गया। वही दूसरी तरफ कार में बैठी पंछी का नजर पीछे के सीट में गया तो वो चिल्ला पड़ी, ये कौन है और इसे क्या हुआ है। उसके चिल्लाने का आवाज सुन शौर्य पंछी के तरफ देख बोला, इस लड़की की हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसे एलेक्स के पास ले जा रहा हूँ। ये सुन पंछी अपने आंखों को हैरानी से 3 बार झपकाए फिर बोल पड़ी, तुम किसी का हेल्प कर रहे हो। पंछी का ये बात सुन शौर्य उसके तरफ देख बोला, जितना बुरा सब मुझे समझते हैं लिटिल थिंग में उतना भी बुरा नहीं हूँ। ये सुन पंछी उसे एकटक देखने लगी। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया। वैभव अपने मेंशन पहुंच चुका था। जैसे ही वो अंदर गया, हॉल के सोफे पर बैठी कुसुम बोल पड़ी, पंछी नहीं आई। ये सवाल सुन वैभव बोल पड़ा, वो स्कूल में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना, इसलिए वो अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ मिलकर पूरी रात पढ़ाई करने का सोची है। कुसुम अपनी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी, पर पढ़ाई के लिए वो अपनी दोस्त के घर रुकी है तो इसका कुसुम को इतराज न जताते हुए खुद को दिलासा दे दी बस। वही शौर्य एलेक्स के प्राइवेट प्लेस पर गया, जहां एलेक्स उनका इलाज करता जिन लोगों का शौर्य इलाज करने को कहता था। लड़की को देख एलेक्स बोल पड़ा, शौर्य एंटीडोट बनाने में वक्त लगेगा। इतना कह वो बनाना शुरू कर दिया। वही पंछी पहली बार एलेक्स को काम करते हुए देख रही थी। एलेक्स काम करते वक्त बहुत अलग इंसान बन जाता था। वही पंछी के पेट से तभी आवाज आया तो शौर्य उसके तरफ देख पूछा, तुम्हें भूख लगा है। उस लड़की के हालत को देख उसे भूख तो लगा था पर खाने का इच्छा मर गया था। पंछी उदासी से अपने चेहरे को न महिला दी तो एलेक्स उसे देख बोल पड़ा, इस लड़की को कुछ नहीं होगा। ये सुन पंछी बोल पड़ी, सच्ची एलेक्स भैया। एलेक्स हाँ, मैं सिर हिला शौर्य से बोला, फ्रिज में शायद कुछ पड़ा होगा, तुम दोनों कुछ खा लो। ये सुन शौर्य पंछी को अपने साथ ले गया। जब वो फ्रिज खोला तो पंछी फ्रिज के हालत को देख बोली, ये फ्रिज है या कबाड़ खाना। शौर्य ये सुन मुस्कुराते हुए बोला, वो यहाँ जल्दी नहीं आता, इसलिए फ्रिज का हालत ऐसा है। इतना कह फ्रिज में पड़े एग और ब्रेड को निकाल। शौर्य एक ब्रेड से कुछ बनाना शुरू कर दिया क्योंकि उसमें ब्रेड के अलावा कुछ नहीं बचा था और रात का वक्त होने के कारण अभी वो कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकता था। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।